नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई, जेलर समेत कई लोग हुए सस्पेंड। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरिष्ठ संपादक विजय पाठक को रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से भी धमकी दिए जाने के मामले में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई हुई। जेलर प्रमोद कुमार के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया। बताया जाता है कि प्रधान संपादक और वरिष्ठ संपादक का फोन नंबर फीड करने में इन दोनों की भूमिका थी। जेलर प्रमोद कुमार के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और सीनियर वार्डन अवधेश कुमार सिंह को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया। आप सबको बता दूं कि 29 दिसंबर को प्रधान संपादक और वरिष्ठ संपादक को होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से योगेंद्र तिवारी ने फोन पर धमकी दी थी। वरिष्ठ संपादक की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। केस की गंभीरता को देखते हुए मामले को सीआईडी के हवाले कर दिया गया। सीआईडी ने तत्परता से मामले की जाँच शुरू की। 1 सप्ताह के भीतर अपनी जाँच पूरी कर ली और इस मामले में कार्रवाई भी हो गयी। इसके बाद आईजी ने जेलर समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। 7 जनवरी को होगी सरना धर्म कोड महारैली। सरना धर्म समन्वय समिति खुट्टी की विशेष बैठक गुरुवार को डाक बंगला में आयोजित की गई, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में बताया गया कि 7 जनवरी को खुट्टी में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया। सोमा मुंडा ने कहा कि सरना धर्म कोड भारत के लाखों प्राकृतिक पूजकों के अस्तित्व एवं अस्मिता का सवाल है। उन्हें उनकी धार्मिक आजादी से वंचित करना क्रूर मजाक है। सरना धर्मावलंबियों की संख्या 50 लाख से अधिक होने के बावजूद धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। सरना धर्म कोड के लिए जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है। वहीं दुर्गावती ओडिया ने कहा कि सरना धर्म कोड महारैली में खुट्टी के अलावा रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को। झारखंड में कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को होगी। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। झारखंड मंत्रालय सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। रांची में हथियार दिखाकर रंगदारी मांग रहे 2 युवक हुआ गिरफ्तार। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में हथियार दिखाकर रंगदारी मांग रहे 2 अपराधी पकड़े गए। वहीं एक पुलिस से बचकर भाग निकला। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरला मैदान के पास साहिल अपार्टमेंट के सामने 3 अपराधी प्रवृत्ति के लड़के दुकान में हथियार दिखाकर रंगदारी मांग रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने छापामारी की और जिसमें 2 अपराधी पकड़े गए। उनके पास से एक देसी रिवॉल्वर बरामद भी किया गया है। धनबाद में सिविल सर्जन कार्यालय का लिपिक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसपी की टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक उमेश प्रसाद को 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसपी की टीम ने लिपिक उमेश प्रसाद की मेडिकल करवाई और अपने साथ ले गई। एसपी की कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। पीएलएफआई को मजबूत करने की योजना फेल, उग्रवादी मांडू तोपना हुआ गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने कमडारा थाना के रामतोलिया जंगल से पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी मांडू तोपनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके पास से पिस्तौल, गोली और संगठन का पर्चा मिला है। मांडू अपने कुछ साथियों के साथ रामतोलिया जंगल में बैठक कर रहा था, तभी पुलिस पहुंच गई। सभी उग्रवादी कमडारा के थानेदार कौशलेंद्र कुमार ने उग्रवादी मांडू को तोड़कर पकड़ा। इधर जो है एसपी हरविंद्र सिंह ने बताया कि मांडू कुछ महीनों से संगठन के विस्तार में लगा था। जेल से बाहर आने वाले सदस्यों और संगठन से फरार चल रहे उग्रवादियों के अलावा नए लड़कों को संगठन में जोड़कर संगठन विस्तार करने में लगा था। वह लेवी वसूली भी करता था। पुलिस की यह कार्रवाई पीएलएफआई के लिए बड़ा झटका है। झारखंड में झमाझम बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट। 8 जनवरी से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक शाम होते ही मौसम ने करवट ले ली। शाम के करीब 4 बजते शहर में चारों ओर धुंध की हल्की चादर दिखने लगी और थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्व अनुमान किया था कि नए साल में मौसम का मिजाज बदलेगा। इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार हल्की बारिश और आकाश में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 2 दिन के बाद ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। इधर सुबह में कुहासा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 जनवरी को उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका जताई है।
मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश होगी। पूर्व अनुमान के मुताबिक 6 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और रांची के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। इन जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने एक मैप के जरिए बताया कि करीब करीब पूरे राज्य में 8 जनवरी तक धुंध देखने को मिलेगी। करीब पूरे राज्य में कोहरे का असर होगा। ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की सख्त जरूरत बताई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी साफ नहीं होती है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में नहीं होगी पीड़क कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यानी कि 5 जनवरी को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा। आप सबको बता दो कि जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा करने का आदेश दिया। आप सबको बता दो कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। बस इसी टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की टीम पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले की रांची के पूर्व मेयर आशा लकड़ा ने निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा कि आज की घटना से साबित हो गया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे एक शख्स को गिरफ्तार करने गए ईडी की टीम और उनके साथ गए सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, उन पर हमला किया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर उस वक्त हमला किया गया जब वे बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। आशा लकड़ा ने कहा कि टीएमसी के पाले हुए गुंडों ने ईडी की टीम और मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। स्वतंत्र जांच एजेंसियों पर हमला सही नहीं है। इससे वहां की सरकार की नीति और नीयत साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, यह उसका उदाहरण है। आशा लकड़ा ने कहा कि सरकार को जनता को भी जवाब देना होगा। उधर जो पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराने की मांग की है। झारखंड में हड़ताल जारी रहा तो राशन बांटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। सोरेन सरकार के मंत्री का अहम बयान। मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान को लेकर राज्य सरकार डीलरों से बात कर रही है। हमारे विभाग के अध्यक्ष अमिताभ कौशल उनसे उनकी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने राशन बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उचित मूल्य की दुकान यानी कि एफपीएस के डीलर अनिश्चितकालीन राशन बंद को जारी रखते हैं तो सरकार को राशन वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। झारखंड के दुमका और गोड्डा के रेशम से रूबरू होगा देश। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रेशम उत्पादन से संबंधित झांकी होगी प्रदर्शित। कानून पर रोक के बाद वापस लिया धरना। हिट एंड रन मामले को लेकर ई रिक्शा टोटो संघ ने धरना प्रदर्शन के निर्णय को वापस ले लिया। आप सबको बता दूं कि 5 जनवरी शुक्रवार को धनबाद जिला ई रिक्शा टोटो संघ का धरना प्रदर्शन तय था। रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों टोटो चालक का जुटान होना था। संघ के संतोष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कानून वापस लिए जाने के बाद संघ ने निर्णय भी वापस ले लिया है। कहा कि स्थानीय जिला प्रशासन को ऑटो टोटो के पार्किंग और रूट पर अविलंब निर्णय लेना चाहिए ताकि चालकों और आम लोगों को जाम से राहत मिल सके और दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। झारखंड में जल्द होंगे निगम चुनाव, हाईकोर्ट का है आदेश। राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी चुनाव आयोग, मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया है। झारखंड में धनबाद से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 804 किलोमीटर के करेंगे यात्रा।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड आएंगे। राज्य में उनकी यात्रा धनबाद से शुरू होगी। वह झारखंड में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान जो है श्री गांधी 13 जिलों से गुजरेंगे। आप सबको बता दूं कि राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं। दूसरे चरण की पदयात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा का रूट चार्ट जारी भी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक झारखंड में उनके कार्यक्रम की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई। इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में राज्य के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम शामिल हुए। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को यात्रा की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। आप सबको बताते चले कि इस यात्रा के क्रम में राहुल गांधी 6700 किलोमीटर पैदल सफर करेंगे। यात्रा 14 जनवरी दोपहर 12:30 बजे से मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी। मणिपुर के बाद नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और वापस असम होते हुए यात्रा मेघालय में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसके बाद जो है बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा होते हुए उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र चले जाएगी। जारी रूट चार्ट के मुताबिक राहुल गांधी की पदयात्रा बंगाल से धनबाद में प्रवेश करेगी। श्री गांधी की पदयात्रा धनबाद से गुजरने की सूचना से झारखंड के कांग्रेसी उत्साहित है। बोकारो में बीएसएल में शिकायत वेब पोर्टल शुरू, नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर। बीएसएल कर्मियों को अब शिकायत के समाधान के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कर्मियों के लिए शिकायत वेब पोर्टल की शुरुआत अधिशासित निर्देशक यानी कि ग्रामीण अंग प्रशासन के कार्यालय में गुरुवार को की गई है। नगर प्रशासन विभाग की शिकायतों को छोड़कर हर पोर्टल कर्मियों को अन्य समस्याओं का समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल सभी कर्मियों के लिए इंटरनेट के ई डेस्क पर उपलब्ध होगा। कर्मियों के मुद्दों को समयबद्ध और संरचित तरीके से संबोधित करने और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वेब आधारित शिकायत पोर्टल के शुरू होने से शिकायत संग्रहण और डेटा विश्लेषण में पारदर्शिता आएगी। शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो पाएगा। इस सुविधा का लाभ बीएसएल के लगभग 12,000 कर्मी अधिकारी उठा सकते हैं। साहिबगंज में दाहो के करीबी सुरेश मंडल पर राजमहल थाने में हत्या का मामला दर्ज। अवैध खनन मामले में ईडी के अभियुक्त दाहू यादव के करीबी माने जाने वाले सुरेश पर अब एक वृद्ध की हत्या करने का आरोप लगा है। राजमहल थाना क्षेत्र के मलाही टोला में 72 वर्षीय वृद्ध हरिप्रसाद मंडल की मौत मामले में मृतक की पुतोही ने डेढ़गामा निवासी सुरेश मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। पीड़िता के आरोप पर राजमहल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। पीड़िता ने थाना पुलिस को बताया कि रेखा देवी के पुत्र आशीष ने उनके ससुर को अपने घर में सोने के लिए बुलाया था, क्योंकि हरिप्रसाद मंडल के ऊपर पूर्व से ही मुकदमा चल रहा है, इसलिए वे घर पर नहीं सोते थे। रात में अचानक कुत्ते की अधिक आवाज सुनने पर अपने पड़ोसी महिला के साथ बाहर निकली तो देखा कि सुरेश मंडल अन्य 3 व्यक्तियों के साथ रेखा देवी के घर से निकल रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सुरेश मंडल ने ही हत्या की है। आप सबको बता दूं कि लगभग 10 दिनों पूर्व उसके पति एवं ससुर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। थाना पुलिस कांड संख्या 4/24 भादवी की धारा 302-34 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।